Hello everyone, I am back with the fourth lecture of the chapter Lost Spring from your book Flamingo. In the previous three videos, we have already discussed our first story, we have already finished it. हमारे जो previous 3 videos थे उसमें हमने पहली story को discuss किया. The story belonged to Sahib Alam, the rag picker, and the second story that we are going to discuss today is of Mukesh, who is a bangle maker, who belongs to a family of bangle maker. Okay, so let's get started. Story 2 is of a bangle maker. The main character of the chapter, this story is Mukesh. Okay. जिस तरीके से एनीस जंग आवर ऑथर, उनका फर्स्ट एनकाउंटर साहिब आलम के साथ हुआ था और उन्होंने उसकी फैमिली को, उसकी लाइफ को डिस्कस किया था. लाइकवाइज उसी तरीके से हर सेकेंड एनकाउंटर इज़ विथ अ बॉय हु इज़ मुकेश, हु बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर, जो लोग चूड़ियाँ बनाते हैं. ये इनकी फैमिली, मुकेश की पूरी फैमिली सदियों से, जनरेशन से, इनके जो पूर्वज हैं, इनके जो पुश्तें थी, वो सारी इसी में एंगेज रही हैं शुरू से. बैंगल मेकिंग के इनका ट्रेडिशन है जो इनके फैमिली है, और आने वाला जो जनरेशन है वो भी चूड़ियाँ ही बनाएंगे. ये लोग दे विल मेक बैंगल्स ओनली. ये इनका सर्वाइवल का एक तरीका है, ये इनका मेन ऑक्यूपेशन है. ऑल राइट. एंड दे लिव इन फिरोज़ाबाद. रिमेंबर इन साहिब आलम, साहिब की जो स्टोरी थी, तो द फैमिली दे यूज टू लिव, all the families who used to live in सीमापुरी were engaged in rag picking. उनका मेन ऑक्यूपेशन था, सर्वाइवल का मेन ज़रिया था उनका रैग पिकिंग. लाइकवाइज उसी तरीके से मुकेश एंड द अदर फैमिलीज़ हु आर लिविंग इन फिरोज़ाबाद, जो लोग फिरोज़ाबाद में रह रहे हैं, वो लोग ज़्यादातर फैमिलीज़ क्या करते हैं, बैंगल मेकिंग का काम करते हैं. सो लेट्स नाउ स्टार्ट द स्टोरी. मुकेश बोलता है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. I want to drive a car. Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. Do you know anything about cars? I ask. सबसे पहले लाइन में ही मुकेश, जो हमारा मेन कैरेक्टर है हमारे सेकेंड स्टोरी का, उसने ये डिक्लेयर कर दिया है कि आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. वो एक कार चलाना चाहता है. और इस लाइन से ये समझ में आता है कि मुकेश किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता है, वो अपना खुद का मालिक बनना चाहता है. मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. वो अपने आप को अपना मालिक बताना चाह रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक कार ओन करने का मतलब कि आपको किसी के अंडर काम नहीं करना पड़ रहा. दैट मीन्स यू आर गुड इनफ टू अफोर्ड अ कार. वो खुद कार चलाएगा, वो उसका कार, उसकी अपनी एक कार होगी, तो उसके सपने बड़े हैं. ठीक है. यहाँ ये फर्स्ट लाइन से ही हमें समझ में आ रहा है कि मुकेश इज़ अ बॉय हु हैज़ अ बिग ड्रीम. ओके. आई विल बी अ मोटर मैकेनिक. वो क्यों कार बनाना चाहता है, वो क्यों कार चलाना चाहता है, क्योंकि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है. ही अनाउंसेस. अब आप सोच रहे होंगे कि कितनी हंसी वाली बात है कि अपना मालिक बनना, अपना कार चलाना. यहाँ पे मैंने पहले भी बोला कि आपको बहुत ज़्यादा लो लेवल से आपको सोचना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा सोचना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी की बात कर रहे हैं वो बहुत लो है. एक रैग पिकर था, एक बैंगल मेकर की फैमिली की बात करने जा रहे हैं हम लोग. तो ये जो है ये अनाउंस कर रहा है कि आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. तो ये इसके लिए बहुत बड़ी बात है. वो ड्राइव करना चाहता है, वो अपना मास्टर खुद बनना चाहता है, वो एक कार मैकेनिक बनना चाहता है. तो वो अपना मास्टर बनने का मतलब, अपना मालिक बनने का कहने का मतलब है कि वो अपनी मर्ज़ी का काम करना चाहता है. याद करो कि साहिब जो था, वो जब उसके हाथ में वो कैनिस्टर आ जाता है तो साहिब, उसमें एक लाइन लिखा हुआ था, साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. वो अब अपनी मर्ज़ी का मालिक नहीं है. उसी तरीके से यहाँ पे जो मुकेश है, उसकी पूरी फैमिली बैंगल मेकिंग में एंगेज है, और लेकिन वो ये काम नहीं करना चाहता है, वो अपनी मर्ज़ी का काम करना चाहता है, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है. इसीलिए ये बात बोली गई है कि ही वॉन्ट्स टू बिकम हिज ओन मास्टर. मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. इंसिस्ट का मतलब होता है उस पर जोर देना. ठीक है. आई विल बी अ मोटर मैकेनिक. मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा.
डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? उससे ऑथर पूछती हैं क्या तुम कुछ भी कार के बारे में जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। तो वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि मैं सीख लूँगा कार चलाना। ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आइज़। जब आप कॉन्फिडेंट होते हो, आपका बॉडी लैंग्वेज, ये एक बॉडी जेस्चर होता है कि जब आप किसी भी चीज़ को कॉन्फिडेंटली बोलते हो तो आप सीधे सामने वाले की आंख में देख करके बोलते हो। कभी भी इंटरव्यू में भी अगर ऐसा आपको ये टिप होता है कि जब भी आप कोई आंसर करो तो आप सामने वाले की आंख में लुक स्ट्रेट इनटू इट हिज और हर आई, तो उससे क्या आता है, कॉन्फिडेंस लेवल आता है। ठीक है, आपको समझ में आता है, सामने वाले को ये समझ में आता है कि जो इंटरव्यूअर है वो क्या है, इंटरव्यूई है वो क्या है, कॉन्फिडेंट है, वो आंसर दे सकता है और वो झूठ नहीं बोल रहा है। तो जब आप किसी की आंखों में आंखें डाल करके कोई जवाब देते हो तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल दिखाई देता है, आप उसके लिए कितने ज़्यादा श्योर हो उस चीज़ को करने के लिए, आप जो बात बोल रहे हो उसमें कितनी सच्चाई है वो चीज़ दिखाई देती है। तो इस यहाँ पे भी जो मुकेश है वो जब ये आंसर देता है, जब उससे ऑथर पूछती हैं कि तुम्हें कुछ भी पता है कार के बारे में, तो वो उनकी आंखों में स्ट्रेट इस कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि मैं कार चलाना सीख लूँगा। मतलब उसको अभी से ज़रूरत नहीं है जानने की, लेकिन वो सीखेगा और सीखना चाहता है, वो सीख लेगा। ठीक है, his dreams loom like a mirage amidst the dust of streets and that fill his town Firozabad, famous for its bangle. ओके, आपने फिजिक्स में एक टर्म पढ़ा होगा, मिराज। ठीक है, ये जनरली डेजर्ट एरिया में या सड़क पे जब बहुत धूप होती है, गर्मी होती है, तो आप दूर स्ट्रेट ऐसे लैंडस्केप होता है और वहाँ पे आप देखते हो दूर तक, तो आपको एक फॉल्स रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। जो चीज़ वहाँ पे नहीं होती है वो उस चीज़ का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, तो उस फॉल्स रिफ्लेक्शन को मिराज बोला जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या बोला गया है, हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिराज। वो जब ये बात बोल रहा था कि मैं कार चलाना सीख लूँ, जितना कॉन्फिडेंट है वो एक कार को लेकर के, क्योंकि एक ऐसा सपना है उस लड़के के लिए, एक कार अफोर्ड करना, ये एक ऐसा सपना है जो मिराज के जैसा है। वो दिखाई तो दे रहा है, उसका एक फॉल्स इमेज तो है, लेकिन उसका सच होना शायद बहुत दूर की बात है। जिस तरीके से साहिब के पास एक चप्पल होना बहुत बड़ी बात थी, उसी तरीके से या मुकेश के पास एक कार होना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत दूर, शायद नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि वो कभी कार चला पाएगा। क्योंकि ठीक है, कार गैरेज में मैकेनिक बनना चाहता है, लेकिन कभी उसके पास एक कार होगा, इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है। तो हिज ड्रीम्स, उसके जो सपने हैं, लूम्स लाइक अ मिराज, वो मिराज की तरह दिखाई दे रहे हैं। मिराज एक ऐसा इमेज, एक ऐसा रिफ्लेक्शन जो दिखाई तो देता है, लेकिन वो महज एक रिफ्लेक्शन होता है, वो एक्चुअल में वो एक इमेज नहीं होता है जो डेजर्ट एरिया में आपको दिखाई देगा। पूरा बहुत दूर तक अगर रेगिस्तान होता है तो आपको होराइजन के पास क्या होगा, दिखाई देगा कि पानी के जैसा एक इमेज आता है, लेकिन वो वहाँ पे एक्चुअली पानी होती नहीं है, तो वो रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, दैट फिल हिज टाउन फिरोज़ाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल। और उसका जो मिराज था, उसके जो सपने थे, वो इतना बड़ा था कि वो उसके सपनों से वो पूरा का पूरा फिरोज़ाबाद, जो जिस टाउन में वो रह रहा है, जिस शहर में वो रह रहा है, वो शहर भर सकता था। वो इतना बड़ा सपना था वो। ठीक है, लेकिन वो सपना शायद नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। शायद ये कभी हो पाना या होगा या नहीं होगा, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है। इसीलिए ऑथर ऐसा कहती हैं कि हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिराज अमिस्ट, अमिस्ट का मतलब मिडिल, बीच में, द डस्ट ऑफ द स्ट्रीट्स। जिस तरीके से फिरोज़ाबाद में डस्ट भरे हुए हैं, उसी तरीके पूरी तरीके से डस्ट है, कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। फिरोज़ाबाद की जो सड़कें थी, वो सड़क से ज़्यादा वहाँ पे डस्ट थी, धूल थी, तो सब कुछ किस तरीके से धुंधला था। उसी तरीके से मुकेश का जो ड्रीम है वो भी धुंधला है, वो भी, उसका भी कोई क्लैरिटी नहीं है। और जिस तरीके से डस्ट से भरा हुआ है वहाँ का, फिरोज़ाबाद की जो सड़कें हैं वो डस्ट से भरी हुई हैं, उसी तरीके से जो मुकेश का जो सपना है मैकेनिक बनने का या एक कार चलाने का, वो भी धुंधला है, उसी फॉग से, वो उसी डस्ट से वो भरा हुआ है। ऑलराइट, एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोज़ाबाद में मैंने आपको पहले बताया, हर एक फैमिली, एवरी अदर फैमिली, हर दूसरी फैमिली जो है वहाँ पे
बैंगल मेकिंग में एंगेज है, सब लोग वहाँ पे बैंगल बनाते हैं। जैसे देखो जब से इंडिया में कास्ट सिस्टम आया तो इस तरीके से एक टाउन हो जाता था, एक कॉलोनी हो जाती थी जहाँ पे सिर्फ वैसे ही लोग रहते थे। आज भी बहुत उस जगह का नाम उसी के नाम से फेमस है। अब बहुत ज़्यादा वहाँ पे डेवलपमेंट हो गया है तो अब वो पर्टिकुलर चीज़ आपको वहाँ पे नज़र नहीं आएगी। जैसे यहीं पे देख लो कोई जगह जहाँ पे सिर्फ मिट्टी का काम हो रहा है, ठीक है, कुम्हार रहते हैं, कहीं पे कोई सिर्फ लकड़ी का काम हो रहा है, सिर्फ लकड़ी बनाने का, लकड़ी बढ़ी जो होते हैं तो उनकी कम्युनिटी हो जाती थी वो, जहाँ पे लोग मिट्टी का काम करते तो कुम्हार का टोली बस्ती हो जाता था, वो जगह उनके ही नाम से फेमस हो जाती थी। उसी तरीके से तो ये जो फ़िरोज़ाबाद है उस समय पे वहाँ पे जितने भी ज़्यादातर जो कम्युनिटी थी वहाँ के सारे लोग बैंगल मेकिंग में ही एंगेज थे, चूड़ियाँ ही बनाते थे वो लोग। ओके, इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास blowing industry where families have spent generations working around furnace, welding glass, making bangles for all the women in the land it seems. और ये सच भी है कि फ़िरोज़ाबाद इंडिया का एक ऐसा जगह है जहाँ सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा बैंगल मेकिंग का काम होता है। और वहाँ पे ज़्यादातर फैमिलीज़ अपने जनरेशन से, उनके जो पुश्ते हैं, उनके जो सदियों से वो लोग बैंगल मेकिंग में ही एंगेज्ड हैं, वो लोग बैंगल बनाने का ही काम कर रहे हैं। ओके, और वो लोग, उनका जो जनरेशन, उनके जो पुश्ते हैं वो फर्नेस, भट्टी के पास बैठ करके सदियों से काम किए जा रहे हैं। उनके बच्चे फिर आने वाले, तो ये लोग बचपन से ही उसमें लग जाते हैं। उनको पता है कि उनको दूसरा काम नहीं करना, उनको यही काम करना है, तो वो लोग उसी काम में वो लोग एंगेज हो जाते हैं और वही काम को फिर से करने लग जाते हैं। भट्टी के पास बैठना, ग्लास वील्ड करना, वेल्डिंग मतलब एक किनारे को दूसरे किनारे से जोड़ना हाई टेम्परेचर में। और जितनी भी इंडिया की विमेन हैं जो लोग चूड़ियाँ पहनती हैं, वो लोग को यहीं से चूड़ी सप्लाई होता है। यहीं से ये सब बहुत बड़ा हब है जहाँ पे बैंगल बनाए जाते हैं और यहीं से पूरे इंडिया में इधर उधर बैंगल सप्लाई किए जाते हैं। मुकेश फैमिली इज़ अमंग देम, और इन्हीं फैमिली से एक फैमिली किसकी है? मुकेश की फैमिली। None of them know that it is illegal for them, children like them, to work in the glass furnace with high temperatures. लेकिन इनमें से किसी को भी ये नहीं पता है कि ये इलीगल है, ये काम इलीगल है कि उनके जितने छोटे बच्चे जिनको इतने हाई टेम्परेचर में फर्नेस के पास भट्टी में बिठा के काम करवाना। इसमें देखो चाइल्ड अब्यूज़ की बात हो रही है, चाइल्ड लेबर की बात हो रही है। यहाँ से ये थीम हमारा निकल के आ रहा है कि इस चैप्टर में किस तरीके से जो मुकेश की फैमिली या उस वहाँ रहने वाले जितने भी लोग हैं जो जिनकी सदियों से, जिनके एंसेस्टर, जिनके पूर्वज इसी काम में लगे हुए हैं, तो यहाँ वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही बच्चे बड़े भी नहीं होते हैं, थोड़े बहुत बड़े होते हैं, वो उनको उसी काम में लगा देते हैं और वो फिर धीरे धीरे काम सीखते सीखते उसी काम में इंगेज हो जाते हैं। तो ये बहुत कम एज से शुरू हो जाता है और वहाँ पे ये लोगों को ये पता भी नहीं है कि इलीगल है उन लोगों से इतने कम टेम्परेचर, इतने ज़्यादा टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में उनसे काम करवाना, एक ऐसे बंद कमरे में काम करवाना जहाँ लाइट नहीं आती हो, जिससे उनका भविष्य क्या हो रहा है, उनके शरीर को हार्म हो रहा है और समय से पहले उनका आईसाइट चला जा रहा है। और ऐसे भी चाइल्ड लेबर वैसे भी इलीगल है, 14 साल से पहले किसी बच्चे से काम कराना ये इलीगल है। ऑलराइट, तो ये बात उन लोगों को वहाँ नहीं पता है। फर्नेस का मतलब भट्टी, विथ हाई टेम्परेचर्स, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है भट्टी में ऑब्वियसली। इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर, those without air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnace where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. वहाँ पे जिस सेल में, जिस कमरे में वो लोग काम करते हैं, जो जहाँ पे भी चूड़ी बन रही होगी, वहाँ पे जहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ तो भट्टी होती है, भट्टी पूरी तरीके से पैक होती है, अंदर लाइट कम आता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। डिंगी सेल्स इसीलिए बोला गया है क्योंकि वो वहाँ धुंधला है, सब कुछ दिखाई नहीं देता है, ठीक है, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा कम है, सिर्फ वो कोयला जल रहा है, आग जल रहा है, तो उस वजह से क्या होता है वहाँ पे बहुत तरह के गैसेस भी भर जाते हैं जो कि शरीर के लिए सही नहीं है। तो यहीं पे ऑथर बोलती हैं कि अगर लॉ स्ट्रिक्टली एनफोर्स कर दिया जाए, उसको अप्लाई कर दिया जाए,
तो वहाँ उनके जैसे 20,000 बच्चे, और वो उनको आराम से वहाँ से निकाला जा सकता है, उनको वहाँ से बचाया जा सकता है। और उन लोगों को पता चलना चाहिए कि जिस वो लोग वहाँ जो सुलग रहे हैं, स्लॉग मतलब सुलगना, ठीक है, वो लोग डे लाइट में दिन में भी उस बाहर की रोशनी क्या है उनको पता ही नहीं है, क्योंकि वो लोग एक बार वहाँ काम करना शुरू करते हैं तो वो अपना पूरा का पूरा दिन उस भट्टी के अंदर ही बिता करके बाहर निकलते हैं। तो कायदे से देखा जाए तो वो लोग बाहर का दुनिया देख ही नहीं रहे हैं, बाहर सनलाइट तो दिन की रोशनी क्या होती है वो लोग देख ही नहीं रहे। तो आप इमेजिन करो रात को भी अंधेरा देखना और दिन में भी एक ऐसे कमरे में रहना जहाँ ज़्यादातर अंधेरा है, तो उनकी आँख पे क्या असर पड़ रहा है, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है, उनकी आँखों की रोशनी चली जाती है, ब्राइटनेस चला जाता है उनकी आँखों का। वो और उनके जैसे कई सारे बच्चे उम्र से पहले उनकी आँखों की रोशनी ख़त्म हो जाती है। और ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि वहाँ उनको लॉ के बारे में नहीं पता है, ये नहीं पता है कि चाइल्ड लेबर इलीगल है, और उनके जितने छोटे बच्चों को वैसी स्थिति में काम कराना बहुत ही ज़्यादा गलत है। ओके। Mukesh eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. अब दूसरा पड़ाव आ रहा है स्टोरी का। मुकेश क्या करता है, अभी तक तो वो वहाँ के सिनेरियो को डिस्क्राइब कर रही थी, दैट हाउ सम इलीगल थिंग्स आर प्रिवेलिंग इन दैट सोसाइटी, इन सोसाइटी ऑफ फिरोज़ाबाद। किस तरीके से वहाँ पे जो इलीगल चीज़ें हैं वो अभी भी आगे बढ़ ही जा रही हैं, किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं है। अभी हम लोग उस चीज़ की बात कर रहे थे। अभी एनीस जंग और मुकेश साथ में हैं, और मुकेश जो है वो एनीस जंग को अपने घर लेकर के जा रहा है। और वो जब ये बात बोलता है कि आप मेरे घर चलो, जब उनको ले जाने के लिए रेडी होता है तो उसकी आंखों में एक अलग तरह की चमक होती है, बीम, अलग लाइट होता है उसकी आंखों में, और वो खुशी से, वो खुशी का जो चमक होता है कि कोई मेरे घर आ रहा है, वो उस तरीके से चमकता है, उसकी आंखें चमकती है। और वो ये बात भी बोलता है कि मेरा घर जो है वो रीबिल्ट हो रहा है, मतलब कुछ रेनोवेट हो रहा है, मेरे घर में कुछ नया बन रहा है। रीबिल्ट मतलब पहले से जो बना हुआ होगा उसमें और भी कुछ भी रेनोवेशन हो रहा है। ओके। वी वॉक डाउन stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. फिर से हम लोग घूम फिर करके वहीं आ गए जिस स्टेट में, जिस कंडीशन में, जिस पैथेटिक स्टेट में सीमापुरी में लोग रह रहे थे, उसी तरीके का, उसी सेम कंडीशन, मिलता जुलता कंडीशन यहाँ पे मुकेश के घर का और मुकेश के सोसाइटी का भी है। जब ऑथर वहाँ पे पहुँचती हैं तो वो क्या बताती हैं कि वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, हम लोग जिस रास्ते चल रहे थे वहाँ पे जो रास्ता था वो बदबूदार था। स्टिंकिंग मतलब महक रहा था, उसमें से बदबू आ रही थी, ठीक है। चोक्ड विद गार्बेज मतलब वहाँ पे जो रास्ता था वहाँ पे गार्बेज, कचरा निकलने का कोई जगह नहीं था, ठीक है, कचरा निकलने का कोई जगह नहीं था। और उस कचरे की वजह से हर जगह पे गंदा फंसा हुआ था, कचरा फंसा हुआ था, जम गया था, जाम हो गया था नाली वाली। उसकी वजह से क्या हो रहा था, पूरा जो रास्ता था वो क्या हो रहा था, बदबू आ रही थी वहाँ से, ठीक है। सपोज आप अपने दिमाग में एक सिनेरियो इमेजिन करो कि आप स्लम में पहुंच गए हो, जहाँ पे बहुत पतली सी गली है, जहाँ सड़कें बनी नहीं है, रोड पे नाली है और चारों तरफ कचरा है, ठीक है। कुछ इस तरह का सिनेरियो था वहाँ पे भी। चोक्ड विद गार्बेज, पास्ट होम्स दैट रिमेन्स हवल विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, कुछ ऐसे घर थे जो पीछे छूट रहे थे। वो घर कैसे थे, हवल यानी झोपड़ियाँ थी, वो घर नहीं झोपड़ियाँ थी, विथ क्रम्बलिंग वॉल्स। हवल मीन्स हट, झोपड़ी जो मड का दीवार होता है जिसमें, क्रम्बलिंग वॉल जिसके दीवार जो थे वो क्रम्बल हो रहे थे, झड़ रहे थे, गिर रहे थे, ठीक है। वोबली डोर्स, पूरा ऐसा डोर जिसको बंद करो तो 4 बार आवाज़ आती है, हिलता हुआ डोर, वॉबली डोर, ठीक है। वॉबली, ओके। वॉबली मीन्स झनझनाता हुआ, ठीक है, पूरा झड़झड़, उस तरीके के डोर्स लगे हुए थे उस घर में। नो विंडोज़, एक भी खिड़की नहीं थी वहाँ पे उनके घरों में। क्राउडेड विथ फैमिलीज एंड ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, ह्यूमन तो रह ही रहे थे उस झोपड़ी में, उस हवल में, वहाँ साथ साथ एनिमल्स भी एक ही जगह पर रह रहे थे, को एग्जिस्टिंग टुगेदर, एक ही साथ,
एक ही घर में, मतलब उस कोने में अगर गाय भैंस बकरी रह रही है तो वहीं पे ह्यूमन भी रह रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा वहाँ का कंडीशन जो था वो अट्रोशियस था, इतना बुरा कंडीशन में, पैथेटिक कंडीशन में वो लोग रहते थे। तो सोचो, ये एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो कि फैक्ट है, ऐसा भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। को एग्जिस्टिंग इन अ प्रीमेवल स्टेट। और ये पुराने टाइम के जो जब लोगों को ज़बरदस्ती स्लेव बना करके, गुलाम बना करके किसी तरीके से ठूस दिया जाता था और रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता था, तो आदत पड़ चुकी है इन लोगों को उस तरीके से रहने की। उस समय से ये लोग उसी तरीके से रहे जा रहे हैं, कोई भी चेंजेस इनमें नहीं आया है। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस। उसी तरीके से सब घर की यही हालत थी, सारे जगह वो जो भी, जहाँ पे फिरोज़ाबाद में जहाँ मुकेश की फैमिली रहती थी, तो हर दूसरे घर का, हर घर की यही कहानी थी, पूरा एरिया ही वैसा था। तो ऐसे एरिया में चलते चलते वो लोग एक डोर के पास रुकते हैं। ऑब्वियसली वो मुकेश का घर होगा, इसीलिए वो वहाँ पे वो लोग रुकते हैं। He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. वो एक दरवाजे के पास रुकता है, वैसे ही एक दरवाजे के पास रुकता है, बैंग मतलब उसको धक्का देता है, और bangs a wobbly iron door with his foot, वो अपने पैर से ही धक्का देता है। वो एक वॉबली डोर को झड़झड़ाता हुआ गेट को धक्का देता है और वो खुल जाता है। मतलब सोचो, वह सिक्योरिटी सेफ्टी नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, वो लोग इस ऐसे कंडीशन में रह रहे हैं। और खैर सिक्योरिटी सेफ्टी की कोई बात ही नहीं है, लोग वो इनके खुद के खाने का जुगाड़ नहीं है, जैसे तैसे कंडीशन में ये लोग रह रहे हैं, तो कोई आके ही चुरा के ही क्या ले जाएगा, ठीक है। खैर, वी एंटर्ड अ हाफ बिल्ट शैक। वो लोग एक झोपड़ी में घुसते हैं। शैक, अगेन हवेल और शैक एक ही होता है, जो कि अभी हाफ बिल्ट है। वो लोग एक ऐसे जगह पे घुसते हैं, हवेल शैक झोपड़ी, दोनों का मतलब झोपड़ी ही होता है, जो कि अभी हाफ बिल्ट है, जो आधा बना है अभी। याद करो, मुकेश ने बोला था दैट हिज हाउस इज बीइंग रीबिल्ट, अभी भी उसका घर बन रहा है दोबारा। तो उसका जो घर है, वो लोग एक ऐसे घर में घुसते हैं जो कि हाफ बिल्ट है, जो कि अभी बन रहा है। इन वन पार्ट ऑफ इट, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. एक कोना जो है उसके घर का, उस कोने पे क्या है, thatched dead grass, फूस होता है, पुआल, वो रखा हुआ है, ठूसा हुआ है, वहाँ पे भर भर के रखा हुआ है पुआल जो होता है वो। और एक कोने में फायरवुड है, लकड़ियाँ जल रही हैं, और उस लकड़ी स्टोव है, स्टोव उसके नीचे लकड़ियाँ जल रही हैं, और उस स्टोव के ऊपर एक बड़ा सा पतीला रखा है, वेसल रखा हुआ है, जिसमें पालक उबल रहा है, ठीक है। सिजलिंग स्पिनिच लीव्स, उस पर पालक जो है वो उबल रहे हैं। ऑन द ग्राउंड इन अ लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल। और ज़मीन पे एक बड़ा सा पतीला रखा हुआ है, पतीला नहीं, प्लेट रखा हुआ है, थाल रखा हुआ है, उसमें और भी कटी हुई सब्जियां रखी हुई हैं, चॉप्ड वेजिटेबल्स, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना बनता है। अ फ्रेल वुमन, यंग वुमन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। एक कमज़ोर सी औरत, फ्रेल, डरी सहमी, छोटी सी, ठीक है, वीक, फ्रेल मीन्स वीक, एक कमज़ोर सी, बहुत ज़्यादा उम्र की नहीं, बच्ची जैसी लड़की, औरत, लड़की नहीं, औरत, वो खाना बना रही है शाम का अपने पूरे परिवार के लिए। थ्रू आइज फिल्ड विथ स्मोक शी स्माइल्स। उसकी आंखों में उस फायरवुड का पूरा धुआं जा रहा है, उसकी आंखों में आंसू है, क्योंकि वो आँख खोल नहीं पा रही है धुएं की वजह से, और वो स्मोक है उसकी आंखों में, फिर भी वो उनको देख करके नमस्ते करती है, स्माइल करती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। और वो कौन है, मुकेश की भाभी है, वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है, ओके। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, शी बिगैन टू कमांड रिस्पेक्ट as the bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband Mukesh and their grandfather. कितनी छोटी है वो, और शायद मुकेश से भी बहुत ज़्यादा वो एज में बड़ी नहीं है, लेकिन वो मुकेश की भाभी है, तो वहाँ पे क्या होता है, उसका ओहदा बढ़ जाता है।
और उस ओहदा बढ़ने की वजह से क्या है, वो उस घर की इंचार्ज है 3 आदमियों की, मुकेश की, मुकेश के बड़े भाई जिसकी वो वाइफ है, और उन मुकेश और उसके बड़े भाई के पापा की, ठीक है, यानी कि अपने ससुर और देवर और अपने हस्बैंड, इन तीनों का भार उठा रखा है उसने। वो उस पूरे घर के लिए क्या बना रही है, खाना बना रही है, जबकि उसके खुद की एज बहुत ज़्यादा नहीं है, और उसने पूरे घर का भार अपने कंधों पे उठा के रखा है एज अ बहू, क्योंकि वो घर की बहू है। उसका कर्तव्य है ये कि घर के बड़े लोग, सॉरी घर के जेंट्स, घर के जो पुरुष हैं वो जब आएंगे तो उनके लिए खाना पका हुआ होना चाहिए, जब जो तुम्हारी एज जो भी हो, ठीक है। तो दिस थिंग इज शोइंग द यू कैन से ट्रिवियल कंडीशन ऑफ विमेन ऑल्सो, कि वो इतनी छोटी सी जो तुच्छ कंडीशन होता है उस उतनी छोटी है, वो घर की बहुत बड़ी भी नहीं है, उसका एज भी बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, वो पढ़ाई लिखाई करने की बजाय वो उसकी शादी करवा दी गई है, और वो उस घर में उस कंडीशन में भी क्या कर रही है, वो रह रही है, तीनों का भार संभाल रही है, और जिस वो एज उसका कुछ और करने का है, पढ़ाई लिखाई या कुछ बनने का एज, लेकिन उसमें वो घर की बहू के जैसा इंचार्ज लेकर के पूरा भार उठाई हुई है, पूरा बर्डन, पूरा बोझ, पूरा लाइबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ वो उठा करके उस घर की एज अ बहू एक्ट कर रही है, अपने आप को प्रेजेंट कर रही है वहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो शोइंग द backward society, okay, one part of the backward society, one condition of the backward society. All right. When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. यहाँ पे देखो किस तरीके से विमेन के कंडीशन को दिखाया जा रहा है, एंड दोज ऑर्थोडॉक्स और स्टीरियोटाइप प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, जो रूढ़िवादी होती है, जिस पुरानी प्रथाएं, वो सबको इसमें दिखाया जा रहा है। इन सारी चीज़ों से आप इंस्टेंस ले सकते हो जब आपसे पूछा जाएगा हाउ कैन यू शो दैट द स्टोरी ऑफ मुकेश इज़ अ स्टीरियोटिपिकल स्टोरी, ठीक है, ये कैसे आप शो करोगे, ये स्टीरियोटाइप कैसे है, ऑर्थोडॉक्स कैसे है, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि उसके हिसाब से इस स्टोरी में क्या दिखाया गया है कि जैसे ही घर का जो सबसे बड़ा आदमी है, जैसे उसके ससुर घर के अंदर आए, यानी कि मुकेश के पापा घर में आते हैं, तो वो क्या करती है, अपने आप को गेट के पीछे, दरवाजे के पीछे छुपा लेती है, विड्रॉ कर लेती है, मतलब पीछे खींच लेती है अपने आप को, और जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, दीवार के पीछे वो छुप जाती है, एंड और अपने घूंघट को, वेल मीन्स घूंघट, VEIL, ओके, वेल का मतलब घूंघट, वो अपने घूंघट को और नीचे कर लेती है, पहले से तो घूंघट था ही, तो ये स्टीरियोटिपिकल है ना कि घर का जेंट्स अगर आ गया तो उसके सामने बिना घूंघट के नहीं रहना है, तो ये पुरानी रूढ़िवादी को दिखा रहा है, ठीक है। तो वो अपने घूंघट को क्या कर लेती है और नीचे खींच लेती है, क्लोजर टू हर फेस, एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि प्रथा बोलता है, डॉटर इन लॉज मस्ट वेल देयर फेस बिफोर मेल एल्डर्स, पुरानी प्रथाएं जैसा कि बोलती हैं कि जो घर की बहू होती है उसको बिना घूंघट के नहीं होना चाहिए, और उसी चीज़ को ये फॉलो कर रही है। इतनी छोटी, एक तो घर का पूरा बोझ उठा रही है, ऊपर से ये कस्टम्स का भी, प्रथा, उसका भी बोझ उठा करके वो चल रही है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर, जबकि उसके घर का जो मेल है वो कौन है, एक इम्पोवरिश्ड यानी गरीब, गरीबी से जूझता हुआ एक ऐसा बैंगल मेकर है जिसने पूरी ज़िंदगी काम किया है लेकिन कुछ नहीं कर पाया है वो, ठीक है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, सालों के कड़ी मेहनत के बाद भी, फर्स्ट एज अ टेलर, पहले वो क्या था, पहले वो टेलर था, देन अ बैंगल मेकर, बाद में जाके वो बैंगल मेकर बन गया। ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी, एक पहले टेलर रहने के बाद भी, उसके बाद बैंगल मेकिंग के बाद भी वो अपने घर को रेनोवेट नहीं कर पाया है। सेंस हिज 2 सन्स टू स्कूल, हाँ, लेकिन उसने एक अच्छी काम की, ये किया कि वो अपने दोनों बेटों को नहीं भेज पाया, ही फेल्ड, वो ना ही
अपने घर को रेनोवेट कर पाया, ना ही अपने बेटों को स्कूल भेज पाया। ही फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस और सेंड हिज सन टू स्कूल। वो दोनों में से कुछ भी, इतना करने के बाद भी, वो घर का सबसे बड़ा है, जिसको इतना रेस्पेक्ट दिया जा रहा है कि वो घर के अंदर आ रहा है तो बहू घूंघट नीचे कर ले रही है, जस्ट बिकॉज वो घर का मेल मेंबर है और एल्डर मेल है। लेकिन इतना करने के बाद भी वो दो चीज़ों में फेल रहा, ना ही वो अपने घर को, जो उसका छत है, ना ही उसको रेनोवेट कर पाया, ना ही उसका मरम्मत कर पाया, ना ही वो अपने बेटों को स्कूल भेज पाया। All he has managed to do is teach them what he knows। बस वो अपने बेटों को एक ही चीज़ सिखा पाया जिसमें वो खुद निपुण था, कि वो क्या था, द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग। उसका जो काम था चूड़ी बनाने का, जो वो खुद जानता था बहुत अच्छे से, हाँ, ये काम उसने बहुत अच्छे से मुकेश को सिखाया और अपने उसके भाई को भी बहुत अच्छे से सिखा दिया, क्योंकि वही जानता था वो, और उसकी फैमिली, उसका जनरेशन भी सदियों से ये काम करते आ रहे थे। तो दोनों ने, सबने ये काम उसने उन दोनों को ये काम बहुत अच्छे से सिखाया था। अब भले ही मुकेश वो काम करना नहीं चाहता है, लेकिन उसने सिखाया अपने दोनों बेटों को, ये ज़रूर था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना बुरा लग रहा है सोच करके, या एक अजीब सा, योर हार्ट इज़ सेटिंग ऑन फायर, अजीब सा है ना, कि मतलब इतना सब कुछ, इतना पढ़ा लिखा सब कुछ है, या सोसाइटी इतनी आगे बढ़ गई है, लेकिन स्टिल किस तरीके से ये दो एनकाउंटर्स, गरीबी, सिर्फ एक चीज़, पॉवर्टी, इन लोगों से इतना कुछ करवाती है। क्योंकि एक ऐसा चीज़ है कि पॉवर्टी, इनकी वजह से इन लोग को एजुकेशन नहीं मिला, इनके फोर फादर्स को नहीं मिला, तो ये अपने बच्चों को भी नहीं दे पाए। ठीक है, क्योंकि इनमें से कोई भी एक ऐसा नहीं निकल पाया जो उस पैथेटिक सिचुएशन, पैथेटिक कंडीशन से बाहर निकल सके और एक अच्छा भविष्य दे पाया अपने बच्चों को। कोई भी ऐसा नहीं कर पाया, किसी ने अपनी सोच को ही नहीं बदला, जो जैसा चल रहा था वो उस पर चलते गए, और ये लोग पॉवर्टी के ही, गरीबी के ही शिकार रहे, और जिसकी वजह से इनका जो एंटायर फैमिली और एंटायर जनरेशन था वो अभी तक पॉवर्टी स्ट्रिकन ही रहा, पॉवर्टी के ही से ही ग्रसित रह गए इन लोग। ठीक है, ये कभी भी चेंज नहीं हो पाया अभी तक। ठीक है, अब देखते हैं, मुकेश की सोच अलग है, तो क्या वो ऐसा कुछ कर पाएगा। It is his karam, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangle। उधर से एक आवाज़ आती है, It is his karam, ये इसका करम है, जिसको हम लोग कर्मा बोलते हैं, ये इसका करम है, कि इसकी डेस्टिनी है। ये मुकेश की मम्मी बोल रही है, सॉरी, मुकेश की ग्रैंड मदर बोल रही है, मुकेश की मम्मी नहीं है, मुकेश की ग्रैंड मदर बोल रही है, जिन्होंने खुद अपने हस्बैंड को देखा है किस तरीके से उनकी आंखों की रोशनी चली गई। बैंगल जब घिसता है ना, तो वो ग्लास होता है, और ग्लास जब घिस रहा है तो उसमें से ग्लास डस्ट निकलता है, और वो ग्लास डस्ट जब आंखों में जाता है तो वो आंखों को हार्म करता है। अब ये लोग बहुत हाईटेक जगह पे काम तो कर नहीं रहे हैं, ऐसे एकदम 5 स्टार फैक्ट्री में, जिसमें सब कुछ मशीनरी हो और सब कुछ मैनुअल लेबर कम हो, सब कुछ मशीन से पूरा किट के साथ इन लोगों को काम करवाया जा रहा है। नहीं, चश्मा और ये सब कुछ दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। जैसे कंडीशन में ये लोग काम करते थे, ये लोग को सब कुछ मैनुअली करना पड़ता था, और उस मैनुअली हाथ से घिस रहे थे ये लोग, या मशीन से, ये जिस चीज़ से भी चरखे से घिसते होंगे उसको गोल करने के लिए, तो जब उसको शेप देने का जो प्रोसेस होता है उसमें उसको स्पीड से क्या किया जाता है, चरखे पे चलाया जाता है, और वो जब चलता है तो उसमें से ग्लास का डस्ट निकलता है, और वो जो डस्ट होता है वो आँख में जाने की वजह से बहुत कम उम्र में इन लोगों की आँखों की रोशनी चली जाती है। और ये सिर्फ एक के साथ नहीं, ये हर फैमिली के आदमी के साथ होता है, क्योंकि इन लोगों की रोशनी बहुत कम उम्र में चली जाती है, क्योंकि सब लोग बैंगल बना रहे हैं और सब लोग घूम फिर कर वही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बोलती है कि इसका कर्म है, ये इसकी डेस्टिनी है, क्योंकि उन्होंने अपने हस्बैंड को यही करते हुए देखा है, जिन्होंने अपने हस्बैंड को अपनी आंखों के सामने देखा कि किस तरीके से उनके हस्बैंड की आंखों की रोशनी चली गई उस बैंगल को घिसने के चक्कर में, पॉलिश करने के चक्कर में। कैन अ गॉड गिवन लीनिएज कैन बी ब्रोकन, एवर बी ब्रोकन। वो सवाल करती हैं कि क्या भगवान का जो दिया गया, उनके हिसाब से बैंगल मेकिंग का जो प्रोसेस है, जो उनके फोर फादर्स, उनके पूर्वज, उनके पुश्तें करती आ रही हैं, ये वंशावली है, मतलब तुम्हारे दादा ने किया, उनके दादा ने किया, तुमको भी करना पड़ेगा। मतलब ये भगवान का बनाया हुआ लीनिएज है। उनके हिसाब से कास्ट सिस्टम जो है, अगर मेरे फादर कुम्हार हैं
तो उनके फादर भी कुम्हार होंगे तो मुझे भी कुम्हार का काम करना पड़ेगा। ये भगवान ने हम लोग को ये प्रोफेशन दिया है, ये ऑक्यूपेशन दिया है उनके हिसाब से, तो हम लोग को ये करना पड़ेगा। उसी तरीके से वो बोलती हैं कि कैन अ गॉड गिवन लीनिएज, लीनिएज मतलब वंशावली, एवर बी ब्रोकन, क्या उसको तोड़ा जा सकता है। शी इम्प्लाइज बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, हम लोग बैंगल मेकर्स के कास्ट में पैदा हुए हैं। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, हमने अपने घर में कुछ नहीं देखा है बैंगल मेकिंग के अलावा। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, अपने घर में, अपने बागान में, अपने आंगन में, दूसरे घरों में, एवरी अदर यार्ड, दूसरे के आंगन में, एवरी स्ट्रीट ऑफ फिरोज़ाबाद, हर एक सड़कों पे फिरोज़ाबाद के हमने सिर्फ यही देखा है, बैंगल बनते हुए और बैंगल बनाते हुए। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल, गुच्छे, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow, like in mounds in unkempt yard, are piled on four-wheeled handcrafts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. वो बोलती हैं कि गुच्छों में हमने स्पाइरल देखा है, स्पाइरल्स ढेर सारा, सिर्फ क्या देखा है, जैसे क्या चूड़ी जो होता है उसको एक चूड़ी के ऊपर ऐसे ऐसे बांध करके और ढेर सारी चूड़ी का स्पाइरल बना दिया जाता है, गुच्छा बना दिया जाता है। अलग अलग कलर्स का नाम बताती हैं, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, हर वो कलर जो इंद्रधनुष के 7 रंगों से निकल सकता है, हर कलर के बैंगल वो लोग वहाँ पे बनते हुए देखे हैं। लाइड इन माउंड्स, झुंड के झुंड, माउंड मतलब होता है किसी चीज़ का ढेर, ठीक है, ढेर हो जाने के बाद उसका स्ट्रक्चर ऊंचा हो जाता है ना पहाड़ के जैसा, उसको कहते हैं माउंड। गंदी सड़कों पे, मैले कुचैले सड़कों पे भी उन्होंने ढेर देखे हैं, किसके, बैंगल्स के रखे हुए ढेर देखे हैं। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील कार्ट, जो 4 व्हील कार्ट यानी कि बैलगाड़ी, चार पहिए पे उन्होंने देखा है उसको रखे हुए, लदे हुए। पुश्ड बाय यंग मैन, जिसको खींच करके जो जवान लड़के हैं वो लोग कहाँ ले जा रहे हैं, नैरो लेन, पतली पतली सड़कों पे लेकर के जा रहे हैं, ऑफ द शैंटी टाउन, ताकि वो उसको टाउन में पहुंचा सके। शैंटी मतलब मैला कुचैला, वहाँ वो उसको पहुंचा सकें, क्योंकि गांव पे बन रहा है फिरोज़ाबाद में, तो उसको गांव शहर तक ले भी तो जाना होगा। तो ये प्रोसेस को बता रही है किस तरीके से बन रहा है बैंगल, फिर वो कहाँ कहाँ रखा जा रहा है, उसका स्टोरेज किस तरीके से हो रहा है, और वहाँ से वो किस तरीके से गाड़ी से 4 पहिए पे वो जो कार्ट होता है, बैलगाड़ी जैसी होती है, उसको यंग मैन खींच करके ले जा रहे हैं, जो वहाँ के जवान बच्चे लड़के हैं उसको खींच करके शहर तक पहुँचाते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स next to line of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers wielding pieces of colored glass into circles of bangles. और रात को उन्होंने क्या देखा है, in the dark hutments, हटमेंट का मतलब भी झोपड़ी होती है, झोपड़ी ही झोपड़ी, ठीक है। हटमेंट देखो कितने सारे सिनोनिम मिल गए आपको झोपड़ी के, हवेल, शैक, हटमेंट, सबका मतलब है झोपड़ी, ठीक है। और उन्होंने रात में देखा है कि अंधेरे झोपड़ियों में भी उन्होंने देखा कि लैंप जल रहा, उस लैंप के लाइट में, लालटेन के लाइट में के लाइन डिब्री, फ्लिकरिंग लाइट वो जल रहा है, और बच्चे बैठे हैं, लड़के बैठे हैं, लड़कियां बैठी हैं अपने मम्मी पापा के साथ, और वील्ड कर रहे हैं पीसेस को, चूड़ियों को वील्डिंग कर रहे हैं उसका, और उसको उसमें कलर लगा रहे हैं, कलर बना रहे हैं, और उसको सर्कल बना रहे हैं, सर्कल कर रहे हैं, शेप दे रहे हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन टू द लाइट आउटसाइड। उनकी आँखें, हमारा जो आँख प्यूपिल होता है उसमें रेटिना, वो किस तरीके से उसका साइज़ बड़ा छोटा होता है, तो वो लाइट के हिसाब से होता है ना, जितना ज़्यादा लाइट कम लाइट होता है वो अपने आप को पहले क्या करता है, उसके हिसाब से एडजस्ट करता है। तो उनका जो आँख है वो ज़्यादा डार्क में एडजस्टेड है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने दिन की रोशनी से ज़्यादा अंधेरा देखा है, दिन भर वो अंधेरे में ही तो रहते हैं, तो उनकी जो आँखें हैं वो एडजस्टेड हैं डार्क में रहने के लिए, ठीक है। उनको डार्क में देखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी वैसे ही एडजस्टेड है, क्योंकि उन्होंने बाहर की रोशनी से ज़्यादा अंधेरा देखा है। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट। इसीलिए वो लोग ज़्यादातर क्या होता है, कम एज में, बिफोर दे बिकम अडल्ट्स, इनफैक्ट वो जवान होने से पहले ज़्यादातर लोगों की आंखों की रोशनी
चली जाती है जवान होने से पहले। आप सोचो कि क्या कंडीशन है वहाँ का, कितना दयनीय है ये चीज़, है ना, कि वहाँ के बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ बैठ कर के बैंगल बना रहे हैं और उन बाहर की रोशनी उन्होंने इतनी कम देखी है, उनका आँख ऑलरेडी डार्क में इतना एडजस्टेड है कि जवान होते होते उनकी आँखों की रोशनी क्या होती है, वो चली जाती है। सो दिस इज़ द कंडीशन हाउ दे आर लिविंग जस्ट बिकॉज दे हैव टू सर्वाइव। तो पॉवर्टी आप लोगों से एक इंसान से क्या क्या करवा देता है। सो दिस शोज द कंडीशन, द हीनियस कंडीशन ऑफ द सोसाइटी, सम सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, कि हम लोगों के पास जो चीज़ें हैं, हम लोगों का प्रोफेशन है जितने आराम से हम लोग उसमें काम कर लेते हैं विदाउट एडजस्टिंग, छोटी से छोटी चीज़ों के लिए हम लोग एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये दो बच्चे, इनके थ्रू, साहिब और मुकेश के थ्रू पूरी सोसाइटी को दिखाया जा रहा है, 2 सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को दिखाया गया, जो पूरी फैमिली, पूरा का पूरा उनका कम्युनिटी ही जो उसमें इंगेज है और सबके साथ सबका कंडीशन एक ही है। ठीक है, यहाँ 20,000 बच्चे, वहाँ पे 1000 रैग पिकर्स, तो उनका जो कंडीशन है ऑलमोस्ट सेम है। और उसमें वो लोग किस तरीके से अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का तीनों उनका, जिसका कोई, जिनके लिए कोई होप नहीं है, सब बर्बाद है। जिस तरीके का कंडीशन हम लोग देख रहे हैं लोगों का, उस हिसाब से उनका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही, जिसका कोई होप नहीं है जिन, ठीक है। अगर किसी की सोच उसमें से नहीं बदलती है, कोई अब कोई फॉरवर्ड स्टेप नहीं लेता है जस्ट बिकॉज उनके पास एजुकेशन नहीं है। और वो एजुकेशन क्यों नहीं है? पॉवर्टी। तो एक दूसरे के साथ कैसे हर चीज़ लिंक्ड है। पॉवर्टी की वजह से एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन की वजह से कोई ढंग का प्रोफेशन नहीं है, एक अच्छा लाइफस्टाइल नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है, पैथेटिक कंडीशन में रह रहे हैं वो लोग, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बैक टू बैक क्या कर रही हैं, लीड कर रही हैं, सब एक दूसरे का कॉन्सिक्वेंस है। ऑल राइट, so this much for today. We'll continue it in the next video. Thank you.